Good morning. You are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. आप सबको अब दुनिया में जहाँ भी जिस मुल्क से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वेलकम करती हूँ अपने शो में, खुशामदीद। आपको याद होगा एक दिन पहले हमने बात की थी इस रीजन में कोविड की क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पर इंडिया में जो इमरजेंसी की सूरत हाल है उसके ऊपर बात की थी। कितने मिलियन केसेस, कितने रिकवर हुए और कितने पॉजिटिव, क्या शॉर्टेज है किस चीज़ की, और इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है हमने उस हवाले से उसकी बात की थी। आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स से मिलवा रही हूँ जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ख़त लिखा है, टेलीफ़ोन किया और टेलीफ़ोन पर उनकी किससे क्या बात हुई और फिर उन्होंने जो ख़त लिखा उसमें उन्होंने ख़त में क्या लिखा और वो ख़त उन्होंने क्यों लिखा। उनका नाम है फैसल ईदी। फैसल ईदी आपको बताते चलें कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे यानी बेटे हैं। ईदी फाउंडेशन के रूए रवा अब्दुल सत्तार ईदी, उन्होंने 1951 में ये शुरू की थी फाउंडेशन। पूरी दुनिया में उन्होंने इस हवाले से काम किया और ईदी साहब के बाद उनके बेटे फैसल ईदी इस फाउंडेशन को चला रहे हैं। अगर इस फाउंडेशन की बात की जाए तो और ईदी साहब के काम की बात की जाए, इनके पास जो इक्विपमेंट है, क्योंकि इससे पहले कि मैं कहूँ कि वो वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, उन्होंने ये बात क्यों की, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो यूएसए में कैटरीना सुनामी आया था उसमें ये गए थे और इन्होंने वहाँ पर काम किया, 100,000 डोनेशन दिया। ईरान में कोविड के सिलसिले में काम किया, 200,000 डोनेशन दिया। इसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक, बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये जाते रहे और काम करते रहे। इनके काम को रिकग्नाइज़ भी किया गया। इनके पास 2000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं, 2 जेट प्लेन है, मेरा ख्याल है प्राइवेट जेट है इनके पास, और एक हेलीकॉप्टर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका बहुत बड़ा सेटअप है। ये इंडिया जाकर वहाँ पर एमरजेंसी की जो सूरत है उसमें लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ये एक्सपर्टीज़ हैं। ये हमेशा हर जगह पर जाते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने सोचा कि मैं किससे बात करूँ, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ख़त लिखा जो कि सामने आया। और फिर जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि इन्होंने उससे पहले फ़ोन भी किया। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ये फ़र्स्ट हैंड नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ, बजाय इसके कि मैं खुद बताऊँ। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप मेरे प्रोग्राम में आइए और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक आप खुद आकर ये बताइए। तो बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। इसकी वजह यह है कि सुबह से रात तक वो बहुत बिजी रहते हैं और ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और रोज़ों में वैसे भी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ जो है ये मेरी एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट। तो इससे पहले कि मैं उनसे बात करूं, एक और ख़बर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस अपने मैसेज में उन्होंने इंडिया के लोगों से सॉलिडारिटी शो की है। और उन्होंने उस ट्वीट में अपने मैसेज में कहा है कि इंडिया के लोग इस वक्त जिस बैटल में से जुटे हुए हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जितनी एक्सट्रीम एक वेव ने उनको वहाँ पर आ गई है, उसकी वजह से मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ और हम उनके साथ शरीक हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया बेस्ट विशेस का। इसके बाद मैं जब बात कर लूँगी फैसल ईदी साहब से, तो मैं जो डबल म्यूटेंट है ये क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है और इंडिया में कैसे एंटर हुआ, और इंडिया के बाद ये कहाँ एंटर होने जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कौन से ममालिक को इसको ख़तरा है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फैसल ईदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। पहला सवाल मेरे आपसे ये होगा कि आपने जब ये सोचा तो उसके बाद आपने किसको फ़ोन किया, आपकी किससे बात हुई और क्या बात हुई, पहले आप हमें ये बताइए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको मैं काफ़ी देर मिलाता रहा, उनका नंबर नहीं मिला, बिजी रहा, फिर उठ नहीं रहा था। इसके बाद फिर जॉइंट सेक्रेटरी को जो है वो मैंने फ़ोन किया तो उनसे बात हो गई और उन्होंने मुझे ईमेल एड्रेस दिया। उनको मैंने मतन बताया कि ये इशू है, सब्जेक्ट है, तो उन्होंने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद फिर कोई राब्ता नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही अगर कोई जवाब आएगा और होगा तो फिर इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी अथॉरिटीज से बात करके हम फ़ौरन फिर जो भी फैसला होगा दोनों मुल्कों के दरमियान हम उस पर अमल करके जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी, आपने जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं उनसे आपकी बात हुई इस तरीके से, फिर आपने सोचा कि अब ये जो ख़त है इसको ईमेल किया जाए, इनको वहाँ पर भेजा जाए। आप ये बताइए कि आपने उस ख़त में क्या लिखा, क्या ऑफ़र किए उनको कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको बताया है? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है वो मैंने ख़त लिखा, उसमें हमने एक तो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात की कि इंडिया में जो है वो कोरोना ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और हमें दुख होता है, अफसोस होता है। मीडिया की जो रिपोर्टें हम देख रहे हैं हमें जो है वो काफ़ी दुख है, इंतहाई अफसोस है और हमारी ख्वाहिश है कि अगर आप लोग हमें इजाज़त दें
तो हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं और वहाँ के लोग जो इस वक्त परेशानी में है, तकलीफ में है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और जो हमें जो है वहाँ पे आने के बाद जो हमें किसी मतलब फ्यूल वगैरह या जो सप्लाईज़ हैं या हमारी जो अखराजात होंगे वो हम खुद ही बर्दाश्त करेंगे। किसी को भी हम किसी पे भी बर्डन नहीं बनेंगे, क्योंकि इस मुश्किल हालात में जो है वो चीज़ें अरेंज करना मुश्किल हो जाता है इदारों के लिए। और दूसरा, हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि ये भी बताइए कि इजाज़त दे दें आने की, और लेटर भी लिख दिया, इस तरह से आपके पास प्लान क्या है? काम क्योंकि करेंगे। आप जानते हैं कि इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ पे जो सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन है वो तो हम रोज़ देख रहे हैं। तो उस सूरत हाल में आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपके पास क्या प्लान है कि आप किस तरीके से वहाँ पर काम करेंगे और एडजस्ट हो पाएंगे, और फिर जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके तहत आप लोगों की मदद कर पाएंगे? आपका जो दूसरा सवाल है कि जाने के बाद हमारा प्लान क्या है, तो हमारा दूसरा सवाल, आपके दूसरे सवाल का जवाब जो है वो ये है कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बॉर्डर क्रॉस करने दें, और पाकिस्तानी अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे सारे लोगों के पासपोर्ट नहीं बने हुए, तो कोई ऐसा फास्ट वे निकालें जिससे जो है वो अगर इजाज़त मिल जाती है तो हम वहाँ पे फौरी तौर पे जा सकें, ताकि हम इनके जो पीक जो मतलब पीक जो चल रही है उसमें हम इनकी मदद कर सकें। लेट पहुँचने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। और ये था कि हमने इनको ये कहा है कि हम लोकल अथॉरिटीज़ के साथ और पुलिस के साथ, पुलिस हमें साथ में चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ के रास्ते, इलाकों के, शहरों के रास्ते हम नहीं जानते हैं। तो हमें वहाँ की जो मकामी पुलिस होगी वो हमारी हर गाड़ी में होगी, और वो हम उनको जो है वो अस्पताल जाना, वहाँ से आना, लोगों के पास जाना, एड्रेस पे जाना, तो हमें आसानी होगी, ना तो हम मुश्किल हो सकेंगे, चला नहीं सकेंगे सर्विस को। और हम पाकिस्तान में हमारे कहीं पे भी इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, डिज़ास्टर होते हैं, तो हमें उसका एक्सपीरियंस है कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है और क्या क्या चीज़ें हमें हासिल करनी होती हैं और क्या मुश्किलात आती हैं, तो वो हमारे जहन बने हुए हैं और हमें तजुर्बा भी है, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। बस ये क्योंकि बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर है, तो इसलिए लोकल अथॉरिटीज़ में परमिशन लेते हुए, काम करते हुए और डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही ये सारी प्रोसेस ख़त्म होंगे हम काम करने में जो है। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई फॉर बीइंग विद अस। आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अपनी बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आपने मेरी बात मानी और आकर हमें ये बताई सारी बातें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहरहाल अब देखेंगे कि उस तरफ से क्या जवाब आता है, क्या आपको ये मौका मिल पाता है कि आप वहाँ पे जाके काम कर सकें या क्या होता है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और पूरे इंडिया के तमाम लोगों के साथ हैं। अच्छा, अब मैंने जो बात की थी कि मैं आपको ये बताऊँगी कि जो डबल म्यूटेंट है ये क्या है, पहले हम इस पर बात किए लेते हैं। देखिए, जो डबल म्यूटेंट है, ये पहले हम देखते थे कि कोविड जो पहले 2 वेव्स आई थी, कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 3, इस तरीके से चल रहा है, उसमें टाइम मिलता था इंसान को। यानी आप 10 से 15 दिन में जो है वो अगर आपको पता चला है और उसके बाद आपने अपना इलाज करवाना शुरू किया है और फिर आपको जो है आपकी रिकवरी होना शुरू हुई और फिर आप उससे पहले क्वारंटाइन में चले गए, ये सारा सिलसिला, और फिर आप ठीक हो गए। लेकिन ये जो डबल म्यूटेंट है ये इतना टाइम नहीं देता। कहा यह जा रहा है कि आप इससे पहले फीवर होना, फ्लू होना, खांसी होना, इस जिससे पता चले और आप डॉक्टर के पास जाएं, ये वो टाइम नहीं देता, पता नहीं चलता, ये बिल्कुल सीधा डायरेक्ट होता है और 10 से 12 और 15 घंटों में इंसान की हालत एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है और 2-4 दिन में, 2-3 दिन में इंसान जो है वो अपने आखिरी उस पर पहुँच जाता है अगर उसका इलाज ना हो और वो रिकवर ना कर पाए। ये सबसे ख़तरनाक बात है इसका ओरिजिन क्या है। मैंने आपको ये कहा था कहाँ से आया है। देखिए, ये जो वायरस है, कहा जा रहा है कि ये कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका और साथ में यूके, इन 3 ममालिक में, इन 3 प्लेसेस पे जो वायरस था उनसे मिलकर उन वायरस से ये वाला एक वायरस बना है। वो 3 वायरस, ये एक वायरस है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि वहाँ पे आपको पता है कैलिफोर्निया में कितना शदीद, अमेरिका में कितना, पहले नंबर पे अभी भी अमेरिका कोविड में, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और फिर यूके में कितना शदीद है। यानी ये जो यूके में इतना एक्सट्रीम सेकंड जो वेव आई है उससे भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर ये कि इसमें पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ जो एजड लोग थे, यानी जो बड़ी उम्र के लोग होते थे, 50, 60 से अबव, उनको ज़्यादा ख़तरा होता था।
इसमें जो वहाँ पर लोग हैं, जिस तरह, अच्छा, जो आप फुटेज की बात करते हैं और ख़बरों की बात करते हैं, मैं कोई ख़बर इंडिया से या पाकिस्तान से नहीं उठाती, इसके लिए कि न्यूट्रल रहने के लिए, कहीं आपको ना लगे कि मैं इंडिया का कोई अगर ऐसा मीडिया है जो कि जो किसी वजह से कुछ और दिखा रहा है तो वहाँ से आप CNN उठा लीजिए, CNN, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, DW, BBC, इसके अलावा और जितने भी वॉइस ऑफ अमेरिका, यहाँ सब पर जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ख़बरें देती हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ न्यूट्रल होती हैं, वो उनका काम होता है ख़बरें गैदर करना और ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना और फिर वो वहाँ तक देती हैं। उसमें जो फुटेजेस जो कुछ आ रहा है वो ज़ाहिर है कि सब बहुत ज़्यादा लोग खौफज़दा भी हैं और बहुत गमगीन भी हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त सिचुएशन इमरजेंसी की ज़ाहिर है। तो अगर, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ये कहा, मैंने पढ़ी थी कि जी वी ऑलरेडी लॉस्ट दिस बैटल, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये हार मानने वाली बात है। इंसान कभी भी उस वक्त तक हार नहीं मानता, नहीं हार सकता जब तक वो अपनी हार ना माने, ठीक है ना। तो आप दिल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि इसमें छोटे बच्चे और जवान, उन पे बहुत असरअंदाज हो रहा है ये। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि पहले तो ये कोविड होता था कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों पे, बूढ़े लोगों पर होता था, नो, ये ख़ास तौर पर बहुत सी ऐसी जिसमें आई हैं जिसमें कि वो अगर कोई शमशान घाट में या इस तरीके से, तो वो जब तफसील बता रहे हैं तो उन्होंने जो तफसील बताई है वो ये है कि ये छोटे बच्चों के बहुत वो आ रही हैं और इसके अलावा जो जवान हैं डेड बॉडीज़ और इस तरीके से आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और बहुत दुख की बात है। ज़ाहिर है कि हर तरह की कोई भी वो हो तो उसके लिए बहुत दुख की बात है। तो ये है सारी सूरत हाल, सिचुएशन। और पाकिस्तान में भी अब फ़ौज आ चुकी है और उसने अपना सारा कंट्रोल जो है लोगों को SOPs पे अमल कराने के लिए वो संभाल लिया है। जो मैं कह रही थी कि अब ये कहाँ पहुँचेगा, अब आखिरी बात वो कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये पहुँच सकता है और पहुँचेगा, और बहुत ज़्यादा ख़तरा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बॉर्डर्स मिलते हैं, एक ही रीजन है, लिहाजा इंडिया के साथ अब इन जगहों पर जो है वो जाएगा। यही वजह है कि इतनी ज़्यादा प्रिकॉशनरी लेवल पर जो है वो किया जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो सब अब पहले से ही तैयारी कर लें, और हुकूमतें जो है अपने अपने तौर पर अब तैयार हो रही हैं। यहाँ पर जो है वो लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी भी अमल नहीं किया तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और कंप्लीट लॉकडाउन की मैंने आपसे बात की थी कि वो कितना मुश्किल है, और वो मुश्किल इसलिए है कि जब कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा तो फिर जो डेली वेजेस के लोग होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो मज़दूर तबका होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास जो हैंड टू माउथ होते हैं, वो क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल मुझे भी पता चला कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कितने महीनों का जो है वो राशन की फराहमी और ये सब कुछ कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में भी एक हमेशा जो चेक्स हैं वो भेजे जाते हैं और इसी तरीके से हर महीने। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इस तरीके से ये ऐसे लोगों की मदद के लिए ये कुछ करना चाहिए, और दूसरे ममालिक में भी। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ याद रखिए, पहले सिर्फ कोविड था तो हम सिर्फ मास्क लगाते थे, अब डबल म्यूटेंट है तो हमने डबल मास्क लगाना है। ये चीज़ याद रखिए कि डबल मास्क होना ज़रूरी है। ये इतना, जितना मैंने आपको बताया कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आप डबल मास्क लगाएंगे तो आपकी ज़्यादा केयर हो सकेगी, आप ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और सबको मिलकर जो है इसके लिए काम करना है। इसमें कुछ समटाइम्स जो है लोग बहुत नेगेटिविटी दिखाते हैं। ये बात करने का, ये सब करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चलिए, अगर अच्छे दिनों में साथ नहीं होते तो कम से कम बुरे दिनों में तो हम साथ रहें। तो वो जो इधर उधर की सारी बातें होती हैं इस वक्त, उनको छोड़ देना चाहिए, दोनों तरफ से, इस मुल्क से भी उस मुल्क से भी। उन तमाम बातों को छोड़ दीजिए। इस वक्त सिर्फ ये देखना है कि हमने मिलकर इसका सामना कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।